वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो अब हम पढ़ेंगे हमारा पार्ट 3। हमने ये सब पढ़ लिया। पार्ट 2 में हमने सारा पढ़ लिया था कि भाई किस तरीके से नए सामाजिक और है ना राजनीतिक समूह बने, ग्रुप्स बने, वो हम सारे के सारे देख लिए थे किस तरीके से ये सब। अब हम देखेंगे, हमने वो रहट के बारे में देखा था। आज हम देखेंगे हमारा पार्ट में नया टॉपिक, वो क्या है, क्षेत्र और साम्राज्य। ये हमारा जो है उसमें हम देखेंगे क्या है, क्षेत्र और साम्राज्य। तो क्षेत्र और साम्राज्य कितने होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, वो हम देखते हैं। चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। चोल अध्याय 2। तो चोल वंश जो है, चोल साम्राज्य जो है, उसके बारे में हम कब देखेंगे, उसके बारे में हम अध्याय 2 में देखेंगे। मतलब 2 में चोल के बारे में दिया हुआ है अच्छी तरह से, अभी हम उसके बारे में नहीं बताए। तुगलक, आप सबने मोहम्मद बिन तुगलक का नाम जरूर सुना होगा, तो तुगलक के बारे में भी हम अध्याय 3 में पढ़ेंगे। ये हमारा अध्याय 1 चल रहा है। और मुगल अकबर बादशाह के बारे में सबने सुना होगा, उसके बारे में हम अध्याय 4 में आगे पढ़ेंगे। अभी हमारा अध्याय 1 चल रहा है। तो जैसे जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे, तो जो बड़े बड़े राज्य होते थे ना, वो कई तरीके के क्षेत्र जो है अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेते थे। तो दिल्ली के सुल्तान थे उसमें से एक गयासुद्दीन बलबान, बलबन या बलबान आप जो भी कहना चाहे, दोनों सही है। तो दिल्ली का सुल्तान था भैया, कब, 13वीं शताब्दी में। कब था ये, 13वीं शताब्दी में। 1200 है, मतलब 12वीं खत्म हो चुकी है, अब 13वीं आ गई है। तो 1266 से 1287 तक ये गयासुद्दीन बलबन जो है दिल्ली का सुल्तान हुआ करता था। ठीक है, और दिल्ली सल्तनत उस समय में भारत में ही थी, चल रही थी। तो अब अगर देखा जाए तो इस सुल्तान के अंडर भारत का ज्यादा से ज्यादा जो हिस्सा था ना, वो था, चलिए देखते हैं कितना हिस्सा था भारत का। इसकी प्रशंसा में एक चीज यहाँ पे बताई गई है कि प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशिस्त है, ये प्रशिस्त संस्कृत प्रशिस्त बनाया हुआ है। तो प्रशिस्त के उदाहरण के लिए अध्याय 2 देखिए। तो अध्याय 2 में हम प्रशिस्त के बारे में आगे देखेंगे। अभी आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि एक प्रशिस्त था जिसमें बलबन के बारे में बताया गया था। ठीक है, एक टेक्स्ट था ये, एक तरीके से एक किताब थी, तो वो संस्कृत में थी। उसमें इसको गयासुद्दीन बलबन की प्रशंसा बताई गई है। मैं उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया। तो इस किताब में इसको क्या बताया कि भाई ये एक बहुत बड़े विशाल साम्राज्य का शासक, और इसका अधिकार क्षेत्र कहां कहां तक फैला हुआ था, पूर्व में बंगाल तक। यहाँ पे देखिएगा, आप मैप से बताता हूं मैं आपको कहां तक इसका अधिकार क्षेत्र था बलबन का। तो पूर्व में यहाँ बंगाल तक, बंगाल के गोड़ तक, यहाँ पे कहीं बंगाल में गोड़ जगह होगी वहां तक, से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी तक फैला हुआ था। आप सबने गजनी का नाम सुना होगा। तो ये गजनी जो है कहां पे था, ये गजनी इधर अफगानिस्तान में कहीं था। ठीक है, ये सिंधु घाटी है, तो इसके आसपास उधर होगा। तो यहां तक लेकर के जो ये फैला हुआ था। ये तो हो गया हमारा ये पूरब से पश्चिम में। अब देखिए अगर हम दक्षिण भारत की तरफ, और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत भी आ जाता है। और इतना ही नहीं, ये से यहाँ पूरा हो गया, और ये संपूर्ण जो दक्षिण भारत है वो भी इसमें आ गया। तो एक तरीके से क्या हो गया, पूरा इंडिया ही आ गया अगर देखा जाए तो। पाकिस्तान और अफगानिस्तान एडेड है, अदरवाइज तो पूरा इंडिया ही है। ठीक है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान तो इसमें है, मगर हमारे इंडिया में नहीं है। तो सिर्फ हमारा पूरा इंडिया इसमें शामिल है, पाकिस्तान अफगानिस्तान अलग से शामिल है। ठीक है, ये आपको पता लग गया, पूरा दक्षिण भारत है, कुछ नहीं छूटा दक्षिण भारत। ठीक है, चलिए, तो ये बलबन के क्षेत्र के अकॉर्डिंग था। अब आगे देखते हैं। गौड़, आंध्र, केरल, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लागे उसकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे, कि लोग उसकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे। तो केरल, कर्नाटका, महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के जो लोग हुआ करते हैं ना, ये लागे, यहाँ पे मिसप्रिंट हो रखा है, ये होगा लोग। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे लोग है, लागी नहीं। तो इन सारे राज्यों के जो लोग थे वो उनकी सेना में पलायन कर जाते। ठीक है, तो उसकी सेना में चले जाते थे यहाँ के लोग। किसकी सेना में, बलबन की सेना में। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। ये जो दावे हैं ना, इन सबको क्या मानते हैं कि भाई बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के बोला गया है।
इतिहासकार मानते कि बलबन के बारे में जो प्रशस्ति संस्कृत प्रशस्ति में बताया गया वो बड़ा चढ़ा के बताया गया है, इतना कुछ नहीं था उसके पास। साथ ही वे ये समझने की कोशिश में लगे रहते हैं कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहते हैं। तो शासक लोग क्या करते थे, वो लोगों से लिखवाते थे ऐसी किताबें। इतिहासकारों का मानना था कि लोगों से लिखवा के अपने बारे में बड़ा चढ़ा के बताते थे कि भाई हमारा ये भी क्षेत्र था, वो भी क्षेत्र था, वो भी क्षेत्र था, बट असलियत में था नहीं, वो हमें नहीं पता। सिर्फ लिखा जो गया है उसके बेसिस से हम नहीं कह सकते कि इनके क्षेत्र थे, ये इतिहासकार के थे, मगर जो बुक है प्रशस्ति उसमें तो ये साफ साफ लिखा हुआ, तो हमें वो मान के चलना है अभी। तो चलिए आगे चलते हैं। इसमें आपको कुछ एक चीज दी हुई है, इसे भी हम देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे, क्योंकि इसका जो उल्लेख है आपको इस चैप्टर में मिलेगा, तो हम इसे भी देख लेते हैं। चलिए देखते हैं, भाषा और क्षेत्र। चलिए शुरू करते हैं। सन 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि इस देश के हर क्षेत्र की अलग अलग भाषा है। तो 1318 में एक कवि था, कौन? अमीर खुसरो। उसने इस बात पर जोर दिया, कौन सी बात पर जोर दिया? कि भाई हर क्षेत्र की भाषा अलग अलग है इस भारतीय महाद्वीप में। ये एक ऐसा महाद्वीप है जहां पे अलग अलग भाषाएं, जैसे यूरोप में बोली जा रही है अलग अलग भाषाएं, वैसे भारत में भी अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। कौन कौन सी? सिंधी है, लाहौरी है, काश्मीरी है, द्वार समुद्री है जो दक्षिण कर्नाटक में बोलते हैं, तेलंगानी है जो आंध्र प्रदेश में है, गुजरी गुजरात में, महाबारी तमिलनाडु में, गोड़ी बंगाल में, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में, हिंदवी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र। ये सारी भाषाएं जो है बोली जाती है भारत में। ये कौन कहता है? ये कहता है अमीर खुसरो कि भाई कई सारी भाषाएं बोली जाती है। अमीर खुसरो का पता ही हुआ, बहुत बड़ा फिलोसोफर माना जाता है, बहुत कुछ लिखा था इसने। ने आगे बतलाया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है। अब अमीर खुसरो ने जाना कि भाई इतनी सारी भाषाएं बोली जाती है, ये मैंने पता लगा लिया, मगर मुझे एक आश्चर्य हुआ कि इन भाषाओं के विपरीत एक और भाषा होती है, वो उसे हम संस्कृत बोलते हैं, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। अब अगर हम देखें तो उसने देखा कि भाई हमने देखा तो कहीं भी कोई से भी क्षेत्र में हमें संस्कृत भाषा नहीं मिल रही है, इसका मतलब ये ओल्ड भाषा है, ये पुरानी भाषा है जो हम अब भुला चुके हैं, अब हमें ये सारी भाषाएं मिल रही है। तो इससे ये चीज कंफर्म होगी अमीर खुसरो को कि एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते, आम जनता नहीं। तो संस्कृत जो है वो एक प्राचीन भाषा जिसे केवल जो ब्राह्मण है वो जाना करते थे, आम जनता नहीं जानती थी। तो अमीर खुसरो द्वारा उल्लेखित इस तरीके की भाषाओं के बारे में हमने देख लिया, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ये भी आपको याद रखना कि प्राचीन भाषा संस्कृत है इन सब भाषाओं से पहले, ठीक है, ये हमने देख लिया। अब चलिए आगे चलते हैं। सॉरी, सन 1700 तक कई क्षेत्रों ने अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे। तो सन 1700 का जो था ना, कौन सा सन? सन 1700, उस तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे, ठीक है। उनके क्या हो चुके थे? भौगोलिक आयाम, जो बाउंड्रीज हुआ करती थी ना, वो तय हो चुके थे, और उनकी अपनी भाषा तथा संस्कृतीय विशेषताएं जो है स्पष्ट हो गई थी। तो कई तरीके की जो संस्कृति विशेषताएं है ना उनकी, वो भी जो है स्पष्ट हो गई थी, ये हमने वहां पे देख लिया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। भाई यहाँ तक तो पता लग गया, अब आगे क्या होता है इतना तो हमें ज्ञान हो गया कि भाई ये हुआ करता था, मगर इससे भी ज्यादा कई सारी चीजें जो है हुआ करती थी जो हमें देखनी है। चलिए देखते हैं क्या क्या हुआ करती थी भाई। अब देखिए इस यहाँ पे अध्याय 9 में आपको इनके बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। तो देखिए अध्याय 9 में पढ़ेंगे सारी चीजें। तो मैं आपको बता रहा हूँ इस अध्याय 1 में कई जगह ऐसी बताई जाएगी कि आप इस वाले चैप्टर में ये पढ़ेंगे, उस वाले चैप्टर में वो पढ़ेंगे, तो आपको घबराना नहीं। जब चैप्टर्स पढ़ेंगे तो सारी चीजें धीरे धीरे क्लियर होती जाएगी। अभी आपको सिर्फ जो बताया जा रहा है उस पर ध्यान दीजिए, बाकी चीजें हम डिटेल में आगे स्टडी करेंगे। अभी जिस वर्ड का मतलब, जो शब्द का मतलब जो बताया जा रहा है उसे ही आप मानिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़ गए थे। तो कई तरीके के राजवंश थे, उनसे ही सारे के सारे क्षेत्र जो जुड़ गए थे, ठीक है। चलिए जानते हैं उन राजवंशों के बारे में। इन राज्यों के बीच काफी टकराहटें चलती रहती थी,
अब जानते हैं आप सब कि कोई भी राज्य बनेगा, बड़ा राज्य शासक होगा, तो वो अपना राज्य विस्तार करना चाहेगा। तो विस्तार कैसे करेगा? विस्तार करेगा किसी दूसरे राजा को हटा कर या उसे हरा कर उसके क्षेत्र पर कब्जा करके। इन लोगों में कई तरीके की प्रॉब्लम थी, टकराटे थी एक दूसरे से। कभी कभी चोल, खलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। और ये जो मैंने आपको बताया ना, चोल, खलजी, ये बड़े बड़े साम्राज्य हुआ करते थे ये, क्योंकि बना लेते थे साम्राज्य। ठीक है, अब ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते कि भाई कभी कोई सफल हुआ, कभी कोई सफल हुआ, ऐसा नहीं, सारे सफल थे। एक हारा दूसरा जीता, दूसरा हारा तीसरा जीता, इस तरीके से इनमें ताकत की वॉर चलती रहती थी। वही ताकत ज्यादा कौन दिखाएगा वो सब देखा करते थे। और एक एक करके जो हार जाता था वो अपना क्षेत्र दान में दे देता था। तो उदाहरण के लिए अध्याय 3 और 4 की तालिका 1 की तुलना कीजिए। अब आप तुलना करना तो आपको जानते ही हो, जब हम पढ़ेंगे अध्याय 3-4 तुलना कर लेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं। खलजी और मुगल वंश के शासक कितनी कितनी अवधि तक चले। अब आप ये देखिए, जो खलजी वंश था, आप सबने देखा होगा अलाउद्दीन खिलजी, मूवी भी आई थी पद्मावत, जो सबने देखी होगी। तो खलजी की बात कर ले, मुगल वंश की बात कर ले, ये बहुत ज्यादा अवधि तक चले। इनकी अवधि ज्यादा थी। क्या थी इनकी अवधि? ज्यादा थी। ये तो हमने देख लिया। 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पर था। जो 18वीं सदी आई ना, 18th, आप सब जानते हैं 18वीं सदी, उस समय तक कौन था राजा? बहुत सारे राजा आए थे। ठीक है, और ऐसे ऐसे राजा जो फिर बाद में चले नहीं थे। ठीक है, तो उनकी बात यहाँ पे करनी है। तो ढलान पर पहुंच चुका था कि भाई अब खत्म होने वाला है हमारा मुगल वंश। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे। जब कोई भी बड़ा राज्य टूटेगा तो उसके टुकड़े होंगे, तो कई सारे और चीजें निकल के आएंगी। जैसे भारत है, भारत अगर टूटा तो इसके कई सारे राज्य अलग अलग तरीके से क्षेत्रों में बढ़ जाएंगे। उसी तरीके से कई क्षेत्रीय राज्य जो है उभरने लग जाएंगे, और वही उभरे मुगल वंश में भी। ये हम अध्याय 10 में पढ़ेंगे, तो आप घबराइए मत। अभी अध्याय 10 में हम पढ़ेंगे जरूर, मगर अभी जो बताया गया है आपको, आप सिर्फ उस पर ध्यान दीजिए और चीजों पर। लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था, उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई। तो कई कई क्षेत्र बन तो रहे थे, मगर जो सदियों से चले आ रहे थे बड़े बड़े साम्राज्य, उनसे जो क्षेत्र थे ना, उनकी प्रकृति बदल गई थी। कोई दूसरा राज्य आएगा, लड़के, एक हार गया एक जीत गया, जीतने वाले ने हारने वाले का राज्य ले लिया, उसमें अपनी जो भी मनमानी थी वो करी, जो भी फसलें उनको पसंद थी वो उगाई। तो जमीन का अलग तरीके से उपयोग हुआ। एक तरीके से क्षेत्र की जो प्रकृति थी वो भी बदल गई। उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहा था, और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैल इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। तो इस उपमहाद्वीप की इस तरीके से कई सारी बातें थी जो अलग अलग क्षेत्रों में मिलती रहती थी। आज हमारी कल तुम्हारी। क्यों? क्योंकि वो लड़ते रहते थे। अब लड़ते रहेंगे, कोई हारेगा कोई जीतेगा, तो जो जीतेगा वो हारने वाले का राज्य ले लेगा। वही सारी बातें हैं यहाँ। इस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। इन क्षेत्रों में कई तरह की परंपराएं उभरती है, तो उससे पता लगता है कि भाई आज तो ये परंपरा थी, फिर कल कैसे बदल गई? क्यों? क्योंकि ये हार गया और अपना राज्य किसी और को दिया, उसने अपनी परंपरा थोप दी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरी से भिन्न और कुछ समान है। इन परंपराओं में क्या है, एक तो दूसरी से भिन्न है, और कुछ जो एकदम समान है, एकदम सेम है, इक्वल है। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती है। तो इस तरीके का परिवर्तन हमें इन सब चीजों में मिलता है। भाई अर्थव्यवस्था अलग थी, संस्कृति अलग थी, भाषा अलग थी, परंपराएं अलग थी। 700 से 1750 के बीच के 1000 वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। ये अलग अलग नहीं पनपे थे, एक ही जगह पे पनपे थे, मगर अलग अलग जमीन की वजह से हो गए थे, भाषाओं इन सब। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशेषताएं बनी रही थी, मगर समन्वय की सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ता था। अब आप जानते हैं भारत में इतने सारी भाषाएं बोली जाती है, अलग अलग राज्य हुआ करते थे, अलग अलग शासक हुआ करते थे। तो उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि भाई किस तरीके से फिर भी हम खुशहाल जीवन जिया करते थे, और
हमारा जीवन कई चीजों में निपुण था। तो यहाँ पे बताया गया है, देखिए अच्छी तरह से। चलिए आगे चलते हैं, अब आगे चलेंगे। अब आ गया हमारा पुराने और नए धर्म। तो हमने क्षेत्र पढ़ लिए भाई, चोल पढ़े, हमने तुगलक पढ़ा, मुगल पढ़ा, तो इनमें पढ़ा कुछ नहीं, ये सब हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हमने सिर्फ ये जाना है कि ये सारे राज्य हुआ करते थे, बड़े बड़े थे। ठीक है, ये हमने जान लिया। तो हमने क्षेत्र देख लिया, उनकी क्षेत्रीय सीमाएं सब कुछ देख लिया। अब हम देखेंगे पुराने और नए धर्म। चलिए शुरू करते हैं, पुराने और नए धर्म किस तरीके से होगा भाई। इतिहास के जिन 1000 वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, इनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन हैं। बिल्कुल है, कई बड़े बड़े परिवर्तन आते गए। दैनिक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही वैश्विक स्तर पर होती थी। कभी कभी तो लोग बहुत ही ज्यादा आस्थावादी हो जाते थे कि भाई कोई चीज नहीं सोचनी, हमारी आस्था है मतलब वो सही है। मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता है, और ऐसा नहीं है कि आस्था सिर्फ एक व्यक्ति विशेष की होती है। समुदाय मिलकर जो है आस्था में यकीन रखते थे कि भाई इस समुदाय की ये आस्था है, इस समुदाय की वो आस्था। अलग अलग समुदायों की अलग अलग आस्था हुआ करती है। किसी दैनिक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्राय स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती है। उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या है, उसके अनुसार उनकी आस्था जो है संबंधित, या उनके धर्म जो है संबंधित हुआ करता है। ठीक है, यहाँ तक हमने जान लिया। अब आगे चलते हैं। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। तो जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार जो है वो बदलता गया, वैसे ही इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आ गया। तो इनकी जो आस्थाएं थी ना वो भी बदली। ठीक है, उनमें भी परिवर्तन आया। क्योंकि आप जानेंगे जब कोई राज्य हारता है तो हर चीज थोपी जाती है उनको। अब जानते हैं कि हिंदुओं को मुस्लिमों में कन्वर्ट किया जाता था। मुस्लिम जो है वो हिंदुओं को मुस्लिम्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करते थे कि भाई अल्लाह ही वन गॉड है, आपका गॉड कुछ नहीं है। इस तरह की चीजें हुआ करती थी। मगर आज के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं होता है। उस टाइम पे कुछ क्रूल राजा हुआ करते थे, बट फिर बाद में कुछ अच्छे राजा भी है। अकबर एक एग्जाम्पल, जिसने सेक्युलरिज्म पे बहुत ज्यादा फोकस किया, जिसने सार्वभौमिक राज्य की स्थापना करी, जिसने सब तरीके के धर्म माने जाने लगे। तो कुछ राजा अच्छे भी हुए और कुछ राजा कुछ दयनीय भी हुए, जिनकी दया पे लोग जीवित रह पाए। तो अब आगे देखते हैं। यहां तक हमने देख लिया कई धर्म, कई सारी चीजें। आज हम जैसे हिंदू धर्म कहते हैं, अब यहाँ पे हम दो धर्मों की बात करेंगे, हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब जैसे हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव, तो उसमें भी कई तरीके के बदलाव हुआ है। चलिए देखते हैं क्या बदलाव हुआ। इन परिवर्तनों में से कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा। भाई पहले तो आप विष्णु को पूजते थे, फिर आप शिव को पूजने लग गए, फिर आप लक्ष्मी जी को पूजने लग गए, फिर आप काली जी को पूजने लग गए। तो कई तरीके के जो है आपके जो देवता हैं वो बदलते रहे। राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण किया जाने लगा। कई राजा जो, मान लो कोई विष्णु को मानता है, कोई शिव को मानता है, तो शिव बोलेगा, शिव वाले बोलेंगे शिव ज्यादा बड़े, विष्णु वाले बोलेंगे विष्णु वाले ज्यादा बड़े। इस तरीके से वो राजा जो अपने मंदिरों का निर्माण करते थे अपने अपने देवताओं। और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व तथा बढ़ती सत्ता आदि। तो ब्राह्मणों का इस वजह से बहुत महत्व बढ़ गया, क्योंकि लोगों की आस्था ऐसी हुआ करती थी कि भाई ब्राह्मण जो है वो हमारी आस्था का प्रतीक है, तो वो हमारे लिए एक तरीके से देवता है, तो ये माना जाता था। तो पुरोहितों की पूजा, और पुरोहित जो है पूजा भी कराते थे, तो ये सब जो है उन्हें माना करते थे। चलिए हमने ये देख लिया। क्योंकि उनका संस्कृत भी आती थी, हमने आपको बताया भी ऊपर, संस्कृत अमीर खुसरो ने बोला था, संस्कृत जो है ब्राह्मणों को आती है। इस तरीके की चीजें जो है उन्होंने करी। अब चलिए आगे चलते हैं, उसी के बारे में बात हो रही है। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का आदर होता था। बिल्कुल, मैंने आपको बताया ना, अमीर खुसरो ने ही बताया था कि भाई ब्राह्मणों को आता था संस्कृत भाषा के बारे में, तो इस वजह से उनका ज्ञान और उनकी जो नॉलेज थी, उस वजह से उनका आदर जो है समाज में बढ़ता जाता। और इनके संरक्षक थे नए नए शासक, जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। इनके जो संरक्षक थे ना, वो कई तरीके के नए नए शासक हुआ करते थे।
जो खुद आस्था में विश्वास रखते हैं, उनकी प्रतिष्ठा की चाह में थे। इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया। तो इन संरक्षक जो थे, जो राजाओं के टोटली संपर्क में थे, उनका जो है महत्व बढ़ गया इस वजह से, क्योंकि राजाओं से जो है मेल मिलाप ज्यादा रखते थे। तो अब ऐसी चीजें हुई, उसके बाद भी कई तरीके की घटनाएं होने लग गई। तो मैंने आपको अमीर खुसरो वाला बताया, तो उसमें यही बताया गया। चलिए अब आगे चलते। इस युग में जो हम ये पढ़ रहे हैं, 1000 वर्ष वाले युग में, एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। कोई भक्ति मूवमेंट आप सबने सुना होगा। तो भक्ति जो है, लोगों में भक्ति की भावना है, लोग जो है भक्तियों में विश्वास रखने लगे। भाई हमारा हिंदू धर्म हमारी ये भक्ति, हमारा मुस्लिम धर्म हमारी ये भक्ति। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवताओं के रूप में की गई थी, जिस तक पुजारियों के विशुद्ध कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके। तो ऐसे ईश्वर की कल्पना करी गई जहां पे पूजा प्रार्थना के बिना भी आप पहुंच सकते थे, आस्था रख सकते थे। इस विषय में और हम अध्याय 8 में पढ़ेंगे। ठीक है, हमें सिर्फ अभी इतना ही ध्यान रखना है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, आगे चैप्टर में आएगा तो डिटेल में हम डिस्कस कर लेंगे, पढ़ लेंगे। ठीक है, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। चलिए आगे चलते हैं। यही वह युग था जिसमें इस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। तो इस युग में, ये 1000 वर्ष का जो युग था ना, इसी युग में नए नए धर्म आए। क्या है? नए नए धर्म आए। ठीक है, मान लिया। कुरान शरीफ का संदेश भारत में सब पहल 7वीं शताब्दी में व्यापारियों और प्रवासियों के जरिए पहुंचा। कौन सी शताब्दी में? 7वीं, तो 600 से पार हो चुका है। तो मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, ये आपको याद रखना है। केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकारते हैं, वो जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वालों हर व्यक्ति को गले लगाते हैं, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। हर व्यक्ति को वो गले लगाते हैं। ठीक है, चाहे वो किसी भी स्तर का हो, अगर वो अल्लाह में मान रहा है तो वो हमारा एक मुस्लिम है। ये हमने यहां से देख लिया। अब कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों, न्याय शास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। तो जो उलेमाज होते थे ना, उन्हें माना जाता था कि भाई ये मुस्लिम्स के कई तरीके के नियमों को और ग्रंथों को जानते हैं, तो उनसे एडवाइस, उनसे जो है सलाह ली जाती थी। हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। तो इस्लाम में भी लोग जो है अपने धर्म की व्याख्या जो है अलग अलग तरीके से करते थे, हिंदुओं में अलग अलग तरीके, उसी तरीके से। तो मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विध सम्मत नेता मानते थे। शिया जो है वो अली को अपना नेता मानते थे, और सुन्नी जो थे वो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते हैं। तो सुन्नी जो है किसके? खलीफाओं के। तो इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते हैं। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया। तो शिया जो है वो अली को मानते थे, और जो सुन्नी मुस्लिम्स थे वो खलीफा को माना करते थे। ठीक है, ये हमने देख लिया। और जो आरंभिक दौर के धर्म को नेतृत्व करते थे उन्हें हम खलीफा बोलते थे। आप सबने खिलाफत मूवमेंट के बारे में सुना होगा, जो भारत में हुआ था, तो खलीफा मानते थे, इसी वजह से हुआ था। और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत, विशेषकर भारत में हनफी और शफी ऐसे सिद्धांत है। भारत में कई तरीके के इस्लामी न्याय सिद्धांत आए कि विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे। तो भारत में भी ऐसी जो विशिष्ट समुदाय थे ना, उनके भी कई अंतर है। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिलती है। तो इस तरीके से हमने जो है 2 धर्म पढ़ लिए, हिंदू और मुस्लिम्स के बारे में। उनके बीच में अच्छी तरह से हमने क्या पढ़ा? हमने अंतर पढ़ लिया। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे क्या हुआ? हमारे यहाँ पे पार्ट हमारा कंप्लीट है। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम क्या करेंगे? नेक्स्ट पार्ट में हम समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार करेंगे कि समय और में हर समय किस तरीके की चीजें हुई, डे बाय डे, टाइम टू टाइम किस तरीके से चेंज हुए। और उसके बाद हम हमारे प्रश्न आंसर शुरू करेंगे। तो प्रश्न उत्तर हम जो है कल करेंगे हमारे इस चैप्टर के साथ। ठीक है, तो हमारा ये लास्ट पार्ट होगा। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।